बात बहुत पुराने समय की है। तब आने जाने के इतने साधन नहीं हुआ करते थे। उस समय पर बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी के अलावा कुछ पैसे वाले लोगों के पास साइकिल हुआ करती थी। रास्ते भी कच्चे पक्के, अंधेरे और जंगल से गुजरने वाले थे। बाजार भी गांव से दूर हुआ करते थे, जहां आसपास के कई गांव वाले सप्ताह भर की सब्जियां, फूल फल और राशन का सामान खरीद कर घर ले आते थे। और साथ में कुछ किसान अपने खेत की फसल और बगीचे के फलों को बैलगाड़ियों और तांगे में भरकर बाजार में जाकर बेच देते थे और उधर से अपने ज़रूरत की सामान लेकर वापस आते थे। इस तरह एक साप्ताहिक बाजार के दिन मेरे नाना जी अपने खेतों में काम करने वाले सहायक भोलू को साथ लेकर बैलगाड़ी में अपने खेत का अनाज रखकर उसे बेचने जा रहे थे। और उधर से उन्हें घरेलू जरूरत के कुछ सामान, बच्चों के कपड़े और अन्य सामान लेकर आने थे। क्योंकि सामान अधिक था, इसलिए इधर से बैलगाड़ी के बैल धीरे धीरे चल रहे थे। इसलिए बाजार पहुंचते पहुंचते लगभग दोपहर का समय हो गया था। हमारे घर से बाजार पहुंचने वाला रास्ता जंगल में होकर जाता था। इसलिए नानी जी ने नाना जी से कहा था कि वह शाम को जल्दी वापस आ जाएं, क्योंकि जंगल में रात के समय जाना ठीक नहीं है। रात के समय जंगल में अतृप्त आत्माएं घूमती हैं, जो लोगों के साथ आ जाती हैं और फिर उन्हें परेशान करती हैं। नाना जी ने कहा, ठीक है। और ये कहकर वह घर से निकल गए। लेकिन बाजार में जाकर फसल बेचते बेचते और ज़्यादा देर हो गई। अब धीरे धीरे शाम होने वाली थी। नाना जी ने जल्दी से कर हम बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए और कुछ मिठाइयाँ और सब्जी भी खरीदी। नाना जी के मजदूर भोला, जिसका गांव पास में ही था, उस दिन उसे अपने गांव जाना था। इसलिए उसने सारा काम करवा के नाना जी से जाने की अनुमति ले ली। बाबूजी, मैं अब घर जाना चाहता हूँ। सभी काम तो निपट गया है। मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। अगर कोई काम बचा हो तो आप बता दीजिए, वरना मैं निकल जाता हूँ। नाना जी ने आसपास देखा तो धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। ठीक है बोला, तू जा, मैं भी घर के लिए निकलता हूँ। ये कहते हुए नाना जी ने भोला को जाने की अनुमति दे दी। अब नाना जी बैलगाड़ी को लेकर अकेले ही गांव से वापस आने लगे थे। अंधेरा भी काफी गिरने लगा था। वैसे तो नाना जी के पास बैलगाड़ी में हमेशा एक लैंप रहता था, लेकिन कई दिनों से उसका उपयोग ना होने के कारण उसमें उस दिन तेल अधिक नहीं था। वह बहुत धीरे धीरे जल रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उजाला कर रहा था। नाना जी ने बैलगाड़ी को लेकर धीरे धीरे गांव की तरफ लौटने लगे। जैसे ही बैलगाड़ी जंगल की तरफ आने लगी, बैल जंगल में घुसने से डरने लगे। लेकिन नाना जी ने किसी तरह उनको पुचकार कर रास्ते पर आगे बढ़ा दिया। धीरे धीरे बैलगाड़ी आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब धीरे धीरे करके लैंप का तेल कम होने लगा था और वह ना के बराबर जल रही थी। ठीक उसी समय वहाँ एक महिला दिखाई दी। उसने घूंघट किया हुआ था। नाना जी उसे देखकर डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मन में हनुमान जी का नाम लेना चालू करा। दरअसल वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और वहीं से शायद उन्हें हिम्मत मिलती थी। महिला बैलगाड़ी के पास आई तो बैल इधर उधर सरहिलाने लगे। महिला ने नाना जी से कहा कि वह पास के ही गांव की है और रास्ता भूल गई है। उसे बहुत डर लग रहा है और वह कृपया उसे जंगल पार करके आगे नदी के पास उतार दें। वह अपने घर चली जाएगी। घर पर दोस्त की छोटी छोटी बच्चियां हैं जो उसका इंतजार कर रही होंगी। नाना जी को थोड़ा सा शक हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तब उसने बताया, मैं अकेली नहीं आई थी, मैं अपने परिवार के साथ बाजार से सामान खरीदने आई थी। जब हम सब लौट रहे थे तब मैं थोड़ा सा थक गई थी और मैं कुछ देर के लिए पेड़ के नीचे बैठ गई और वह सब मुझे यहाँ बैठा कर छोड़कर चले गए। दरअसल मेरी 2 बेटियाँ हैं, इसी वजह से मेरी सास मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहती और इसीलिए वह मुझे यहाँ छोड़कर चली गई ताकि मैं घर ना पहुँच पाऊँ। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। अगर आप मुझे जंगल पार करा देंगे तो किसी तरह मैं बेटियों तक पहुँच जाऊँगी
नहीं तो ये जंगल मुझे भी निकल जाएगा, और आपको तो जंगल का पता भी है। तब नाना जी ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूँ? जंगल है और रात का वक्त है, और जंगल में रात में अतृप्त आत्माएं घूमती हैं। तुम मुझे भी तो नुकसान पहुंचा सकती हो, क्या पता तुम भी उन्हीं में से एक हो। तब उस महिला ने कहा, नहीं बाबूजी, आप ऐसा क्या कह रहे हैं? मैं सच में अपनी बेटियों से बिछड़ जाऊंगी। उन बेटियों की दुआएं आपको लगेंगी, वरना वह लोग मेरी बेटियों को मार डालेंगे और मेरे पति की दूसरी शादी कर देंगे। आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। बाबूजी मान जाइए, आप कृपया करके मुझे नदी के पास छोड़ दीजिए। इतना कहकर वो फूट फूट के रोने लगी। उसकी बात सुनकर नाना जी को उस पर तरस आ गया, और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नदी के किनारे पर छोड़ दूंगा, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ, और तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मैं तुम्हें अच्छे दिल से सहायता कर रहा हूँ, तुम मेरा बुरा नहीं करोगी। जी बाबूजी, आप जो कहें। ये कहते हुए वह महिला बैलगाड़ी में पीछे बैठ गई। उसके बैठते ही बैलगाड़ी अचानक से भारी हो गई। बैल बहुत धीरे धीरे चलने लगे। अब तो नाना जी को बहुत डर लगने लगा था, लेकिन क्या करते, गलती उन्हीं की थी। फिर भी किसी तरह वह बैलों को पुचकारते हुए, मारते हुए जंगल के पार तक आए। तब उन्होंने उस महिला से कहा, बहन, आपने नदी के पार तक के लिए बोला था, मैं आपको नदी के पार तक ले आया हूँ। आप बताएं, आपका गांव किस तरफ है, और आप वहाँ से चली जाएं। रात काफ़ी हो गई है और मुझे भी घर जाना है। नाना जी काफ़ी डर गए थे, और इसलिए वह भी जल्दी से उस महिला को उतारना चाहते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ईश्वर आपका भला करे। ये कहते हुए वह महिला गाड़ी से उतरी और नदी के उस पार चली गई। नाना जी भगवान का धन्यवाद करते हुए और नदी के पास चलते हुए दूसरी तरफ चली गई। नाना जी भगवान का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे करके घर की तरफ जा चुके थे। जब नाना जी घर पहुंचे तो उन्होंने सारी बातें नानी जी को बताई। नानी जी, जिनके पैरों को लकवा मार चुका था और वह चलने फिरने में असमर्थ थी, वह सुनते ही नाना जी पर नाराज हो गई। अगर कुछ हो जाता तो? आपको ये तो सोचना चाहिए कि रात के समय कोई महिला भला जंगल में क्या करेगी। ये तो भगवान का शुक्र है कि आप घर आ गए। अगली बार से ऐसा आप कुछ नहीं करोगे। अरे ठीक है मोहतरमा। ये कहते हुए नाना जी ने खाना खाया और सो गए। जब नानी जी उठी तो उन्होंने देखा कि उनके पैर, जो बिल्कुल भी नहीं हिलते थे, वह थोड़ा थोड़ा हिलने लगे हैं। जब उन्होंने अपने पैर की उंगलियों को हिलाना शुरू किया तो वह और ज़्यादा हिल रहे थे। ये सब देखकर नाना जी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि ये उस महिला के दिए हुए आशीर्वाद का पुण्य है। उस महिला ने उन्हें जो दुआ दी होगी, उससे नानी जी के पैर सही होने लगे। फिर वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने कुछ दवाई दी और मालिश करने के बाद अगले ही 1 महीने में नानी जी अपने पैरों पर चलने फिरने के लायक हो गई। अब वह लाठी लेकर पूरे घर में टहल सकती थी। नाना जी हमेशा उस औरत को धन्यवाद करते हुए थे। फिर एक दिन नाना जी जब जंगल जा रहे थे, तब उन्हें पता चला कि पास ही के गांव, जो नदी के किनारे है, वहां पर रहने वाले धनिया और उसकी माँ ने धनिया की पत्नी को मारकर जंगल में फेंक दिया था, क्योंकि उसकी 2 बेटियां थीं और वह उसको मारकर दूसरी शादी करना चाहता था, जिससे उसे दूसरी पत्नी से बेटा हो सके। कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी वापस लौट कर आई और उसने धनिया और उसकी माँ को मारकर अपना बदला ले लिया। कहते हैं कि उसकी आत्मा लौट कर आई थी, और पिताजी सोच रहे थे कैसी अतृप्त आत्मा थी जो अपनी मौत का बदला लेने आई थी, और एक छोटे से उपकार का बदला उनकी पत्नी को इस तरह लौटा गई। सामने आंगन में नानी जी सब बच्चों के साथ खेल रही थी और हंस रही थी। ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी, और ये उन्हें उनकी नानी जी ने बताई थी। अब आगे बढ़ते हैं। आज भी जब उस रात के बारे में सोचती हूँ
तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक और काली रात थी। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करके अपने होम टाउन को छोड़कर दूसरे शहर पढ़ने के लिए गई थी। मैंने वहाँ के प्रतिष्ठित कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लिया और कॉलेज के पास ही बने हॉस्टल में रहने लगी। वही कॉलेज में मेरी दोस्ती रोमा और निधि से हो गई। वह भी मेरे साथ हॉस्टल में ही रहती थी। दोस्ती क्या, एकदम पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। हम तीनों साथ साथ कॉलेज जाते, बाहर घूमने के लिए जाते, पढ़ाई करते और खूब मस्ती भी करते थे। जून आने वाला था और हमारी परीक्षाएं भी समाप्त हो गई थीं और हमारी छुट्टियां भी होने वाली थीं। ऐसे में घर जाने से पहले रोमा ने प्लान बनाया कि हम सब कहीं घूमने जाते हैं और वापस आते हुए सब अपने अपने घर निकल जाएंगे। रोमा बहुत चुलबुली और तेज तर्रार लड़की थी, जबकि मैं और निधि एकदम शांत स्वभाव के थे और डरते भी थे कि कहीं बाहर घूमने गए और उल्टा सीधा हो गया तो घर वाले क्या कहेंगे। ऐसा सोचकर हमने जाने से मना कर दिया, लेकिन रोमा की जिद के कारण हमने अपने घुटने टेक दिए और जाने के लिए राजी हो गए। और अपने कॉलेज से करीब 5 किलोमीटर दूर एक जगह थी जहाँ घूमने लायक काफ़ी कुछ था। गूगल पर उसके बारे में रोमा ने जानकारी हासिल कर ली। क्योंकि रास्ता जंगल से होकर था तो एक दिन में वापसी करना मुश्किल था और रात को कोई भी आने का साधन भी नहीं मिलता था। तो हमने विचार किया कि एक दिन वहाँ रुककर अगले दिन घूमकर शाम को वापस आ जाएंगे। हम जा तो रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में काफ़ी अजीब सा डर था। मन कर रहा था कि ना जाऊं, लेकिन रोमा की जिद और उसके प्यार के कारण ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह 8 बजे हम कैब करके वहाँ के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 2 बज गए थे, क्योंकि रास्ता बेहद ख़राब था। कैब वाले ने हमें जंगल के बीचों बीच बने एक रिजॉर्ट के सामने उतार दिया और कहा कि मैम, आपकी मंजिल आ गई है, और एक रहस्यमयी मुस्कान देकर वहाँ से चला गया। मुझे बहुत अजीब लगा जब मैंने रिजॉर्ट को देखा तो वह बिल्कुल भूतिया किस्म का लग रहा था। एक तो जंगल के बीचों बीच और ऊपर से इतना डरावना। आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था, ना ही कोई दुकान, ना ही कोई मकान था। रोमा बहुत खुश थी, निधि और मैं डरे हुए थे। मैंने रोमा से कहा, रोमा देख यार, ये जगह मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। चल हम शहर के पास चल के कोई छोटा मोटा रूम ले लेंगे। लेकिन वह नहीं मानी और कहने लगी, अरे यार, तुम लोग बेकार में इतना डर रहे हो। देख कितना सुकून है यहाँ पर। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर यहाँ तो देख कितनी शांति है। यही तो हमें चाहिए था, और अब तू मना कर रही है। चल, अगर तेरा मन नहीं है तो वापस चलते हैं। और मुंह लटका कर वो किनारे खड़ी हो गई। मैंने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, तो गुस्सा मत कर, हम चलते हैं। हम रिजॉर्ट के सामने गए। वह दिन में भी काफ़ी डरावना सा लग रहा था। उसका मेन गेट लोहे का था, जिसे खोलने पर कर्र की आवाज़ के साथ वो पूरा खुल गया। ये आवाज़ सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। निधि ने मना किया कि यार रहने देते हैं, लेकिन हम दोनों की नहीं चली। रोमा ने कहा, यार तुम लोग कितना डरते हो। आज के युग में भी भूत प्रेत पे विश्वास करते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब सिर्फ तुम दोनों का वहम है और कुछ नहीं। और फिर देखो, हम यहाँ अकेले थोड़ी हैं, यहाँ पर और भी तो लोग हैं, और ये सब पागल थोड़ी हैं जो यहाँ रुके हुए हैं। जब हमने अंदर देखा तो वाकई में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो सब बहुत अजीब थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सबने जब हमको देखा तो सभी के चेहरों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। हम रिसेप्शन पर गए, जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। उन्होंने हमें रूम की चाबी दी और एक नौकर को हमारे साथ भेज दिया, जो कि हमें हमारे रूम के सामने लाकर चला गया। हम सीधे अपने रूम में गए और जल्दी से फ्रेश हुए और वहीं से खाना ऑर्डर कर दिया, और खाना खाकर हम लेट गए।
हम इतना थक चुके थे कि हमें तुरंत नींद आ गई और हम सो गए। मेरी नींद तब खुली जब दरवाजे पे किसी के आने की आहट हुई। मैं उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने कोई भी नहीं था। बाहर निकलकर देखा तो सारी लाइटें बंद थी। मैंने वापस कमरे में आकर घड़ी में देखा तो अभी शाम के 6 बज रहे थे। मैंने वापस जाकर फिर बाहर झांक कर देखा तो सारी लाइटें बंद थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ पर बहुत चहल पहल थी और अभी इतना सन्नाटा। ये क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल बहुत घबरा रहा था कि कहीं हम किसी गलत जगह तो नहीं आ गए। तभी अचानक से मेरे सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और एक कपल निकला। मैंने उनसे हेलो कहा लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं और उसी अंधेरे कमरे में चले गए। अब तो मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगे। मैंने जल्दी से रोमा और निधि को जगाया और पूरी बात उनको बताई। वह दोनों भी डर गईं। मैंने कहा, रोमा रोमा हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था लेकिन तुम नहीं मानी। अब इससे पहले कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए जल्दी से यहाँ से निकलो। हम तीनों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और वहाँ से निकलने लगे। वहाँ अब इतना अंधेरा था कि पास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने फ़ोन की टॉर्च को ऑन करा और हम धीरे धीरे चलने लगे कि तभी हमारे पीछे किसी के आने की हमें आहट हुई। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी हालत और ख़राब हो गई। सामने एक सर कटा हुआ मुर्दा खड़ा था जिसने अपने सर को हाथ में पकड़ रखा था, जिसे खून की धाराएं बह रही थीं। वह दृश्य बहुत भयानक था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उस मुर्दे ने हमसे कुछ नहीं बोला और हमारे बीच में से निकलकर उसी अंधेरे में चला गया। हमें अंदाज़ा हो गया था कि हम किसी भूतिया स्थान पर आ गए हैं। मैं मन ही मन भगवान का स्मरण कर रही थी कि कैसे भी करके हमको इस नरक से निकाल दो। हम उस अंधेरे में घंटों चलते रहे लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिखा और ना ही वह गेट कि तभी वहाँ ज़ोरों से आवाज़ें आईं। किसी के रोने, किसी के चिल्लाने, किसी के चीखने की वह आवाज़ें इतनी भयानक थी कि कान फट जाएं। हम घूम ही रहे थे कि सामने से एक आदमी हमसे टकराया और मानो हमें बिजली का झटका लगा हो। हम तीनों वहीं गिर गए। तभी वहाँ की लाइट जल गई लेकिन वह लाइट नहीं, मशालें थी और वह कोई रिजॉर्ट नहीं, शमशान घाट था। वहाँ पर काफ़ी सारी लाशें एक साथ जल रही थी। हमारे कांटों तो खून नहीं, सबके होश उड़ चुके थे। ये वही आदमी था जो हमको कैब से यहाँ छोड़कर गया था। मैंने उससे कहा, भैया आप हमको हमारे घर छोड़ दीजिए, हम यहाँ फंस गए हैं। कि तभी उसका चेहरा बदलने लगा, नाखून बड़े हो गए। वह देखने में बहुत भयानक लग रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था और उसके शरीर की खाल एक झिल्ली की तरह पिघल कर नीचे गिर रही थी। वह बहुत भयानक तरीके से हंस रहा था और उसने बोला कि बाहर छोड़ने के लिए थोड़ी ना तुम सबको यहाँ लाया हूँ। हम बहुत बुरी तरह फंसे थे। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया कि कैसे भी करके बस यहाँ से निकाल दो। कि तभी अचानक मेरा सर एक लोहे के गेट से टकराया। ये वही मेन गेट था। मैंने रोमा और निधि से जल्दी भागने के लिए कहा और उस गेट से निकलने लगे। अचानक से वहाँ पर जो भी लाशें जल रही थीं सभी के सभी उठकर हमारे पीछे भागने लगी। हम और तेज़ी से भागने लगे कि तभी उनमें से एक लाश ने रोमा का पैर कस के पकड़ लिया और अंदर की तरफ खींच लिया। मैं रोमा को बचाना चाहती थी लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर मैं वापस जाती तो मैं भी ना बचती। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे लेकिन मैं और निधि किसी तरह भागते रहे। भागते भागते निधि की पकड़ मजबूत हो गई, इतनी मजबूत कि मेरे हाथ से खून निकलने लगा। मैंने निधि से कहा, मेरा हाथ छोड़, लेकिन उसने और मजबूती के साथ मेरा हाथ पकड़ लिया
मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं अवाक रह गई कि वह निधि नहीं थी, बल्कि वह तो एक जली हुई डरावनी औरत थी जो कि मेरे साथ भाग रही थी, या यूं कहे कि मुझे ही भगा रही थी। उसने कहा, इतनी आसानी से चली जाओगी हमारी बस्ती से? तुम्हारी दोनों सहेलियां तो मर चुकी हैं और अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर उसने मुझे ऊपर की तरफ फेंक दिया और मैं एक पत्थर से टकराई और वहीं गिर गई। वह मेरे आसपास उड़ने लगी। मैंने उससे कहा, क्या चाहिए तुम्हें? उसने भयानक हंसी हंसने लगी और कहा, तुम कहते हैं कि जब भगवान हमारे साथ हो तो कोई भी बुरी शक्तियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे मेरी माँ का दिया हुआ ताबीज़ याद आया जो कि उन्होंने मेरे लिए बनवाया था और ये कहकर पहनाया था कि इसे कभी भी मत निकालना। और शायद इसी ताबीज़ की वजह से मैं वहाँ से निकल भी पाई। मैंने जल्दी से उस ताबीज़ को उसके सामने कर दिया। वह चीखने लगी और वहाँ से गायब हो गई। जंगल में अजीब सी शांति छा गई थी। मैं जितना तेज़ी से भाग सकती थी उतना तेज़ी से भागी। तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मेरे सर में चोट लगी, जिससे मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक अस्पताल में पाया। सामने मम्मी पापा थे जो रो रहे थे और मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। पास में कुछ और भी लोग खड़े थे। उन्होंने बताया कि मैं एक शमशान घाट में पहुंच गई थी और वहां पर कोई नहीं जाता क्योंकि वो एक भूतिया जगह है। वहां पहले एक रिजॉर्ट था जो कि आग लगने के चलते तबाह हो गया था और जितने भी लोग उसमें थे वह सब उसी में जल के मर गए थे। उस एरिया को तभी से बंद कर दिया गया था। वहां पर कोई नहीं जाता क्योंकि वहां रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। पता नहीं आप वहां कैसे पहुंच गई, लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप वापस आ गई। नहीं तो बहुत लोग वहां पर पता करने के लिए गए कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं, या कोई अफवाह है, लेकिन कोई वापस नहीं लौटे। मैं मेरी मम्मी से लिपट कर रोने लगी और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैं बच गई। लेकिन मुझे गम इस बात का हमेशा रहेगा कि मैं अपनी जान से प्यारी दो सखियों को अपने सामने खो चुकी हूँ। शायद मैं उस दिन जिद कर लेती या मना कर देती तो शायद ऐसा नहीं होता। मध्य प्रदेश में एक जगह स्थित है, जबलपुर, जहाँ पर नर्मदा नदी जी का एक घाट है जिसे जुनार घाट भी कहते हैं। जुनार घाट का रहस्य आज भी रहस्य है। आज के समय में इसे कोई मानता नहीं, मगर जिनने देखा है वो भूलते नहीं। जुनार घाट अपने में ही कई रहस्यों को समेटे हुए है। आज से लगभग 70 साल पुरानी बात है। 1991 में जुनार घाट एक वीरानी सी जगह थी। वहां पर जंगल था तो आसपास के गांव के लोग अपने गाय भैंसों को चराने के लिए वहां पर जंगल में ले आया करते थे। वहां पर पास में ही नर्मदा घाट था तो लोग नहाने जाते थे और जानवरों को भी वहां पर नहलाते थे। मगर वह अनहोनी घटना के चलते लोग अकेले कभी नहीं जाते थे और शाम को तो उधर गलती से भी कोई नहीं जाता था। कहते हैं पहले वहां किसी सुनार ने अपना धन और सोना गड़ाया था, क्योंकि घरों में इतना जेवर और पैसे सुरक्षित नहीं रह पाते, इसलिए सुनार ने अपना पैसा और जेवर मटके में भर के वहां जंगल में घाट किनारे गाड़ दिया था। वो जंगल में पैसे गड़ाने जा रहा है, ये बात उसके बड़े भाई को पता लग गई थी। इतने सारे जेवर और पैसे देखकर भाई को लालच आ गया, मगर ये बात सुनार को पता नहीं थी। फिर सुनार अपने बड़े भाई के साथ जुनार घाट आया और उस जंगल में एक बड़े से पेड़ के पास गड्ढा खोद कर मटकी कर पैसे और जेवर रखकर गाड़ दिए। अब कुछ समय बाद सुनार को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने सोचा जाकर निकाल लेता हूं। वो घाट पे पहुंचा और खोदना शुरू किया मटके निकालने के लिए। उसने जैसे ही मटके निकाले देखा तो वो खाली थे। सुनार वहीं चक्कर खा के गिर गया।
अब वो सोचने लगा, ये क्या, ये कैसे हो गया। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसे याद आया कि ये बात तो सिर्फ उसके भाई को पता है। तो मतलब भाई ने नहीं यार, वो ऐसा क्यों करेगा। लेकिन फिर मेरे पैसे। फिर सुनार वापस घर लौट के आया और भाई से पूछा। तो भाई एकदम अनजान मरकर बोला, मुझे क्या पता, वहीं तो गाड़े थे। अब तेरी गलती है यार, तूने गलती गलती से गलत खोदा होगा। मुझसे बच पूछे वाली बात, ठीक है। भाई थोड़ा हकबा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। ये सुनकर सुनार सोचने लगा, हो सकता है शायद मैं खामखा भाई पे शक कर रहा था। ऐसा सोचकर वो बोला, चलिए भैया, आप भी चलिए, दोनों मिलकर खोदेंगे। और दोनों भाई चल पड़े। वहां पहुंचकर सुनार ने फिर खोदना चालू किया और बड़ा भाई वहीं खड़ा खड़ा उसे देख रहा था। देखते देखते अचानक से बड़े भाई ने पीछे से उसके सिर पर पत्थर से वार किया और सुनार वहीं गिर गया और देखकर हैरान रह गया और बोला, ये क्या कर रहे हैं भैया, धोखेबाज साले। और फिर वो उठा और दोनों में हाथापाई होने लगी और सुनार के सिर में लगी थी, इसलिए वो ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाया और वहीं बेहोश हो गया। फिर बड़े भाई ने उसके पैर में रस्सी से पत्थर बांधकर उसे घाट के किनारे लाकर नदी में डुबो दिया। बेहोश होने और पैर में पत्थर बंधे होने से वो डूब गया और उसकी बॉडी भी ऊपर नहीं आई थी। तो कई दिनों तक किसी को पता भी नहीं चला कि सुनार अब डूब के मर चुका है। बड़ा भाई घर वापस आ गया और नॉर्मल बनकर रहने लगा, तो किसी को उस पर कोई शक भी नहीं हुआ। जब रात तक सुनार घर नहीं आया तो घर के अन्य सदस्य परेशान होने लगे। बहुत ढूंढा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। 2 दिन बाद नर्मदा में नहाने वाले लोग जो गोता लगाते हैं, उनने उस सुनार की बॉडी को बाहर निकाला और उसकी जानकारी पुलिस में दी। शिनाख्त और जांच में पता चला कि वो सुनार की बॉडी है। पैर में पत्थर बंधा होने से यह ज्ञात हो गया था कि यह मर्डर है। जगह का निरीक्षण करने पर पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचे जहां पर धन गाड़ा गया था, लेकिन कुछ सबूत ना मिल पाने से किसी पे शक नहीं कर पा रहे थे वो। कई दिन खोजबीन हुई, फिर मामला शांत हो गया। मामला शांत हुआ था, लेकिन अब तो कुछ और शुरू होने वाला था घाट पर, जिसको देखने के बाद दोबारा कोई उसे देखना न चाहे। और जो उसके लालच में फंसा, वो हर शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। सुनार की मौत के कुछ समय बाद जुनार घाट पर अजीबोगरीब हरकतें होना चालू हो गईं। वहाँ के रहवासियों को अजीब आवाज़ आती, जैसे कोई लोहे की वस्तु लड़खड़ाते हुए नदी में जाकर गिर रही हो। कई बार लोगों ने उस जगह जाकर देखा तो वो हैरान रह गए। पीतल के 2 बड़े बड़े मटके आपस में साकल यानी जंजीर में बंधे हुए थे और ऊपर जंगल से लुढ़कते हुए नीचे आ रहे हैं और आकर नदी में गिर जाते हैं। लोगों ने ये देखा तो घबराकर वापस घर चले गए। धीरे धीरे लोग जुनार घाट पर जाने से डरने लगे, लेकिन कुछ लोगों के मन में लालच आ गया था। उन्होंने सोचा कि अगर मटके मटके पकड़ लें तो अपन को सोना मिल जाएगा। कुछ लोगों ने इन मटकों को पकड़ने की काफ़ी कोशिश करी, मगर वो मटके कभी हाथ नहीं आए, बल्कि पकड़ने वाला इंसान सांकल में फंसकर मटके के साथ नदी में डूब गया। और इन सांकल वाले मटके के लालच में भी जो भी आया उसकी मौत निश्चित थी, क्योंकि सुनार के भाई ने सोने के लालच के चलते ही सुनार की हत्या करी थी। और आज भी जो लोग सोना मिलने की लालच में मटके पकड़ने की कोशिश करते हैं वो मारे जाते हैं। ऐसे अजीब अनहोनी घटना जिसने देखा वो मानता है और जिसने नहीं देखा वो नहीं मानता। और जो इसके लालच में आया वो हर एक आदमी आज के समय में ज़िंदा नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मध्य प्रदेश का हर इंसान बोलता है। कहते हैं आज भी
कभी कभी सांकल की आवाज़ आती है घाट से। और सबसे सोचने वाली बात तो यह है कि जिस जगह पर मटके नदी में गिरते हैं उस जगह की गहराइयों की जानकारी आज तक कोई उस जगह नाप नहीं कर पाया कि उस जगह गहराई कितनी है, जबकि नर्मदा के अन्य दूसरी जगहों का सटीक अनुमान है लोगों को। और सांकल में फंसकर नदी में डूबने की वजह से आज तक किसी की भी बॉडी बाहर नहीं निकल सकी। ना किसी गोताखोर ने उन्हें ढूंढने की कोशिश करी। वहां पर गोताखोर भी जाने से डरते हैं और मना कर देते हैं। उन्नीस में राम के भतीजे सुदेश की असमय मौत के बाद घर में नकारात्मक गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तब हम लोग काफी छोटे थे। राम के छोटे भाई महेंद्र, जिनकी मौत अभी हुई है रिसेंटली 2011 में हुई थी, उनकी छोटी बेटी परी सुदेश की मौत के समय महज 7-8 साल की थी। एक दिन रात के समय वो किचन से खाना खाकर बाहर निकल रही थी और आंगन में पहुंचकर बीचों बीच खड़ी हो गई और कुछ बड़बड़ा रही थी और उसके आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद परी की मम्मी आई और उसको आवाज़ दी और पूछा, अरे परी, किससे बात कर रही हो? परी ने बताया, सुदेश भैया से। मम्मी ने कहा, क्या? कहाँ है? इधर आओ तुम बेटा, कोई नहीं है वहां, भैया नहीं है वहां। है मम्मी, मुझसे बात कर रहे थे, बोल रहे थे परी रोती क्यों है बेटा, मैं यही हूं ना तेरे पास। परी की मम्मी बहुत जोर से डर गई और परी को खींच के पास में कर लिया और वो रोते हुए मम्मी से लिपट गई और बोलती रही, भैया कहाँ चला गया है? मम्मी, भैया कहाँ चला गया है? कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे। ऐसा ही वाकया राम के छोटे बेटे सिद्धार्थ के साथ हुआ। वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 11 साल का था। तब सब लोग यही सोचते रहे कि बच्चे अपने मन में झूठ बना रहे हैं, मतलब कि एक वहम बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही तो थे, उनकी बात पे कौन यकीन करता। फिर धीरे धीरे ये और बड़ी बातें होती गईं और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, बच्चे अपने मन से इतनी मनगढ़ंत बातें नहीं बना सकते, क्योंकि उनमें इतना दिमाग नहीं होता। कोई बड़ा बोलता तो मानते कि मनगढ़ंत कहानी है, मगर ते छोटे बच्चे नहीं। ऐसे ही एक दिन मैं, परी, सुदेश की मम्मी और राम की बड़ी बेटी हॉल में बैठे हुए थे। मैं, परी और सौरभ पलंग पर लेटे हुए थे और मैं और सौरभ बात कर रहे थे और परी पता नहीं कहाँ बाहर की तरफ देख रही थी, जिससे उसे सामने वाले का छत दिख रहा था और वो उसी तरफ देखे जा रही थी। अचानक से सुदेश की मम्मी की नज़र उस पर पड़ी तो वो बोली, परी, रो क्यों रही है बेटा? इतना सुनते ही वो जोर जोर से सिसक सिसक के रोने लगी और उठकर बाहर आंगन में दौड़ लगा दी और हाथ उठाकर सामने वाले छत की तरफ इशारा करके जोर जोर से रोने लगी। भैया मत जाओ, मैं भी आ रही हूं। सब लोग सोचे कि ये पता नहीं क्या बोल रही है। उससे पूछा तो उसने बताया कि सुदेश भैया आए थे और बोल रहे थे, परी, मैं वापस लौट के आऊंगा, तुम रोना मत, ठीक है? और वो मेरे पास आ रहे थे, तभी किसी 2 लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और खींच के ले गए और भैया उनसे बोल रहे थे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये बताते बताते परी सिसक सिसक के रोने लगी। मम्मी ने उसे समझाया और उसे चुप करवाया। सब लोग डर भी गए थे और उदास भी हो गए थे। सुदेश की मम्मी भी रोने लगी। फिर राम, जो कि परी के बड़े पापा थे, उन्हें ये सारी बातें बताई गई तो उन्होंने कहा, एक काम करो, आज रात परी के पास हनुमान जी का फोटो रख दो और उसे देवी जी की विभूति लगा दो। अगले दिन पंडित जी को बुलवाया गया और उन्हें सारी बातें बताई गई। पंडित जी ने कुछ उपाय करे और धीरे धीरे अब मतलब परी को तावीज वावीज सब दे दिया था। अब धीरे धीरे परी ने ये बताना बंद कर दिया कि उसे सुदेश भैया दिखाई देते या नहीं देते, क्योंकि एक तरह से सुदेश भैया को अब परलोक ले जाया गया था,
ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि उन्हें मरने के बाद लोग दिखाई देते हैं, लेकिन मेनली आपको 13वीं तक दिखाई देंगे, अगर दिखाई देंगे भी तो, क्योंकि उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर यही केस हुआ, इस बच्ची को दिखाई दिए थे, क्योंकि उनकी कभी ना कभी ममता रह जाती है किसी ना किसी में, घर के सदस्य में, घर के किसी सामान में, तो वो उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए हमेशा वापस आते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा किस्सा हुआ है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज से कई 100 साल पहले मध्य प्रदेश के सागर जिले में गढ़पहरा में खतरनाक करतब दिखाने के दौरान एक नाटिन के साथ यहाँ की रानी ने धोखा किया था। इस धोखे की वजह से नाटिन की मौत हो गई थी। नाटिन की मौत की वियोग में नट की भी जान निकल गई थी। एक नटिन और नट की आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। गढ़पहरा किले को लोग भूतिया मानते हैं। यहाँ शाम के बाद लोग डर की वजह से अकेले नहीं जाते हैं। ये कहानी साजिश और धोखे की है। सागर जिले में गढ़पहरा नाम से एक प्राचीन किला है। आज ये किला उजाड़ और खंडर है। उनकी मौत के बाद पूरा राज्य बर्बाद हो गया था। गढ़पहरा किला पूरी तरह सुनसान और रहस्यमय है। यहाँ डर की वजह से लोग रात में यहाँ नहीं आते हैं। नट और नटिन से जुड़ी काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य कहानी है वो ये है। किसी जमाने में यहाँ एक बूढ़े राजा का शासन था। बुंदेलखंड में पड़ने वाला गढ़पहरा उसकी राजधानी थी। उस दौरान राज्य में एक नट और नटिनी के खतरनाक करतबों और रस्सी पर चलने के दौरान उनके संतुलन की खूब चर्चाएं होती थीं। गढ़पहरा के दरबार में नट को पत्नी के साथ बुलाया। बूढ़े राजा की इच्छा के मुताबिक मंत्रियों ने नटों को राज दरबार पहुंचने का संदेशा भेजा। नट अपनी पत्नी के साथ राजा के दरबार पहुंचा। कहते हैं कि नट की पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दरबार में राजा ने नट से कहा, राज्य में तुम्हारे करतबों की काफी तारीफ हो रही है। मैं भी तुम्हारा एक हैरत अंगेज करतब देखना चाहता हूं। अगर सच में तुमने ऐसा करतब करके दिखाया तो पुरस्कार के रूप में आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। बूढ़े राजा ने नट को जो करतब दिखाने के लिए कहा था वह बहुत खतरनाक था। दरअसल इस करतब में किले ऊंचे परकोटों से लेकर दूसरी ओर पहाड़ों में एक रस्सी बांधी जानी थी। बीच रास्ते में गहरी और खतरनाक खाई थी। इस रस्सी पर चलकर नटिन को उस पार पहुंचना था। राजा की इस इच्छा को सुनकर नटिन और नट असमंजस में पड़ गए। पहले उन्होंने कभी इतना खतरनाक करतब नहीं किया था। इसे करने में उनकी जान भी जा सकती थी, और अगर वे इनकार करते तो बूढ़ा राजा उनसे नाराज हो सकता था। वो राजा को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, लिहाजा नटों ने करतब के लिए अपनी हामी दे दी। तुरंत ही राजा के आदेश पर करतब की तैयारियां शुरू की गईं। उस रात नट ढंग से सो नहीं पाया। ये रात उसके जीवन की आखिरी रात साबित हुई। उन्होंने पूरी रात जागकर गाते हुए बिताई। उनकी आवाज बूढ़े राजा के महल तक पहुंच रही थी। कहते हैं कि गीत के कुछ बोल इस तरह थे, गई रात अब पहर थोड़े, ऐसे करके थी। और कहानी के मुताबिक बूढ़े राजा का बेटा उस रात अपने पिता की हत्या करना चाह रहा था। उसे राज्य की सत्ता का लालच था।
ये भी कहते हैं कि उसी रात शादी नहीं होने से परेशान राजा की बेटी भी महल छोड़कर भागना चाहती थी, जबकि उस रात राजा की पत्नी भी इस बात से दुखी थी कि करतब दिखाकर नट नटिन उनका आधे राज्य ले जाएंगे। नटिन के गाने को सुनकर राजा के बेटे ने अपना मन बना लिया। उसने सोचा, क्या करना अब मारकर, अब बूढ़ा पिता कितने दिन जिएगा। जबकि बेटी ने भी ये सोचकर अपना मन बदल लिया कि जैसे इतने दिन बीत गए हैं वैसे ही कुछ और दिन बीत जाएंगे। सुबह तय वक्त पर इस खतरनाक खेल को देखने के लिए हजारों की संख्या में राज्य की जनता उमड़ पड़ी। महल के परकोटे से दूसरे छोर तक ऊंचाई पर बंधी रस्सी देखकर लोगों को भय लगा था। राजा अपने महल की छत पर राज परिवार करतब देखने के लिए बैठा था। नट ने नगाड़े की थाप दी और रस्सी पर चलकर खाई पार करने का खतरनाक खेल शुरू किया। नटिन बांस की डंडी के सहारे रस्सी पर चलने लगी। रस्सी पर गजब का संतुलन दिखाते हुए नटिन कुछ ही देर में आधे रास्ते तक पहुंच गई। उसके ऐसा करते ही रानी की चिंताएं बढ़ने लगी। नटिन पर राजा की आसक्ति देखकर रानी को लगा कि आधा राज तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कहीं राजा नटिन से विवाह ना कर ले। तभी रानी ने एक खतरनाक फैसला किया। जिस रस्सी पर नटिन चल रही थी रानी ने उसे कटवा दिया। नीचे चट्टानों पर गिरने से नटिन की मौत हो गई और नटिन के वियोग में नट ने भी नगाड़े पर थाप देते देते अपनी जान दे दी। कहते हैं कि नट नटिन की मौत के कुछ ही दिन बाद बूढ़े राजा का पूरा परिवार राज्य तहस नहस हो गया। सागर में किले से सटे हाईवे पर रात के दौरान कई वाहन चालकों ने एक महिला को टहलते हुए देखने का दावा किया है। लोग कहते हैं कि ये उस नटिन की आत्मा है जिसकी जान रानी के धोखे में चली गई। यहाँ के लोगों का दावा है कि तब से लेकर अब तक नट नटिन की आत्मा किले और महल के आसपास घूमती रहती है। सागर जिले में गढ़पहरा पहाड़ी का पर आज भी उस गाने की गूंज लोगों को सुनने में मिलती है जो कभी नट अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए गाते थे। यहाँ सड़क पर नटिन को टहलते हुए भी देखा जाता है। यही वजह थी गढ़पहरा पहाड़ पर भगवान हनुमान का मंदिर बनवाया गया था। इसके बाद ही यहाँ लोगों का आना शुरू हुआ था।
सुबह सुबह राघव के घर की डोरबेल बजी। अरे मधु, जरा देखना कौन है। अंदर से राघव ने अपनी वाइफ मधु को आवाज दी। मधु ने दरवाजा खोला तो सामने थे मैथिलिक डिसूजा, जो देखने में किसी चर्च के पादरी थे। जी आप? मधु ने डिसूजा से पूछा। हेलो माय चाइल्ड, आई एम मिस्टर डिसूजा, पास के एक गांव से आया हूँ। हमें मिस्टर राघव से काम था। मधु ने उन्हें बिठाया और अंदर चली गई राघव को बुलाने। वैसे ही अरे मधु, कौन आया बाबा? बाहर आते हुए राघव ने कहा। अरे फादर डिसूजा, कहिए कैसे आना हुआ यहाँ पर? फादर डिसूजा ने कहा। हेलो राघव जी, एक्चुअली मैं चर्च पर पादरी हूँ और यही कुछ 130 मील की दूरी पर एक गांव है, वहीं में रहता हूँ। हम गांव के लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में एक बहुत ही पुराना चर्च है जिसे हम सुधार कर अच्छा बनाना चाहते हैं। आप तो एक बिल्डर हैं, किसी से मैंने आपके बारे में सुना था, सो आपसे मिलने चला आया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। फादर डिसूजा अपना विजिटिंग कार्ड राघव की तरफ बढ़ाते हुए बोले। राघव ने कहा, एक्चुअली फादर, मैं वैसे शहर में ही रहकर बिल्डिंग बनवाता हूँ और आपने कहा कि जहाँ चर्च बनवाना है वो एक गांव है और काफ़ी दूर भी। फादर ने कहा, मिस्टर राघव, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि वहाँ आपको कोई दिक्कत होगी। जब तक काम चलेगा वही गांव में एक रेस्ट हाउस है, वहाँ आपके ठहरने का इंतज़ाम कर देंगे और खाने पीने के लिए वहाँ आपको एक रसोइया और एक नौकर भी मुहैया करवा दिया जाएगा और आप बीच बीच में अपने शहर भी आ सकते हैं। राघव ने 3 दिन का समय मांगा। फादर ने कहा, ओके मिस्टर राघव जी, आपके कॉल का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इतना कहते हुए फादर अपने गांव के लिए रवाना हो गए। फादर के जाते ही राघव ने अपने कलीग मिस्टर सक्सेना को कॉल करा और फादर से हुई सारी बातें अब सक्सेना जी को बता दी। सक्सेना जी कहते हैं, पर सर आप तो शहर में ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फिर आज आपने यहाँ से दूर गांव के एरिया में कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया? राघव ने कहा, सक्सेना तुम सही कह रहे हो, मैंने आज तक अपने ही शहर या आसपास के इलाके में ही काम किया है, पर आज फादर डिसूजा से मुलाकात हुई तो लगा एक बार बाहर का भी काम कर लिया जाए। तुम एक काम करो, अंजलि को अभी ऑफिस बुला लो, मैं बस ऑफिस के लिए निकलता हूँ और कल हमें फादर से बात करके उनके गांव भी जाना होगा। बाकी बात मैं ऑफिस में आकर बताता हूँ। इतना कहकर राघव जी अपनी गाड़ी में सवार होकर निकल पड़े। इधर फादर गांव पहुंचकर वहां मीटिंग में सभी गांव के लोगों से बात कर रहे थे कि राघव जी हमें फ़ोन करने का वादा किया है और शायद कल ही वो यहाँ आने वाले हैं। इतने में फादर का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन राघव का था। उन्होंने फादर से कहा, मैं अभी ऑफिस पहुँचने वाला हूँ, वहाँ मेरे कुछ कलीग से बात हुई है और यहाँ का काम देख मैं आपको फिर फ़ोन करता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। फादर ने कहा, जैसा आप ठीक समझें, हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। राघव जी ऑफिस में पहुंचकर अपने कैबिन में जाते हैं। वहाँ अंजलि और सक्सेना जी पहले से ही मौजूद थे। राघव जी ने कहा, अंजलि, हमें एक चर्च है जो कि लगभग 250 साल पुराना है, उसे नई तरीके से रेनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कल हमें वहाँ जाना भी है। तुम तो चल ही रही हो, पर सक्सेना तुम्हें भी आना होगा हमारे साथ। वहाँ काम कैसे और कब से स्टार्ट करना है वहाँ जाकर देखते हैं, उसके बाद वापस आकर मज़दूरों को लेकर तुम रवाना हो जाना। मैं और अंजलि वहीं पहुँच जाएंगे। सक्सेना जी ने राघव जी से पूछा, सर उस गांव का नाम क्या है? राघव जी ने अपनी जेब से फादर का दिया विजिटिंग कार्ड निकाला। उसमें उनका एड्रेस और गांव का नाम था। गांव का नाम था रावपुर। रावपुर? ये सुनकर सक्सेना चौंक जाता है और कहता है, सर नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, हमें नहीं जाना वहाँ। उस गांव में वो शापित गांव है, सुना है वहाँ कोई भयानक आत्मा का प्रकोप है सर।
नहीं सर, उस कॉन्ट्रैक्ट को ईश्वर के लिए रिजेक्ट कर दीजिए। व्हाट नॉनसेंस मिस्टर सक्सेना, ये क्या उलझुल की बातें कर रहे हो तुम? आत्मा का प्रकोप, व्हाट द हेल सक्सेना। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है, वहाँ के किस्से, वहाँ की बातें सर। सक्सेना, उफ, आप जानते हैं ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, फिर भी आप, फॉर गॉड सेक, आगे से ये बेवकूफ़ी भरी बातें मेरे सामने मत करिएगा। हमें कल सुबह वहाँ के लिए जाना है और आप भी आ रहे हो बस। सक्सेना जी अंजलि को साथ लिए कैबिन से बाहर चल देते हैं। अंजलि, तुम यहाँ का काम कितना और बचा है वो देखो। और हाँ सक्सेना, सुनो, तुम अंजलि के साथ वो पास वाली हाउसिंग कॉलोनी का साइट देखो कि और कितना बचा है। वहाँ मज़दूरों को सब समझा दो और कहना अगले हफ्ते हमें रावपुर रवाना भी होना है। अंजलि ने कहा, सर हाउसिंग कॉलोनी का काम ऑलमोस्ट हो गया है, 1-2 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगा। वेरी गुड अंजलि। अंजलि सक्सेना के साथ साइट के लिए निकल जाती है। इधर राघव फादर को कॉल करके बताता है कि फादर, हम कल सुबह वहाँ के लिए निकल रहे हैं और वहाँ का सेटअप शाम में वापस हो जाएंगे, फिर देखते हैं काम कब से स्टार्ट करना है। ओके राघव जी, जैसा आप ठीक समझे। अगली सुबह राघव जी, अंजलि और सक्सेना कुंदरपुर के लिए रवाना होते हैं। सक्सेना का बुरा हाल था, वो डर से कांप रहा था। उस शापित गांव में जाने के लिए वो डर रहा था। एक अनजाने डर को सक्सेना ने भांप रखा था। राघव जी अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं। बाजू की सीट में सक्सेना जी बहुत डरे हुए खामोश बैठे हैं। पिछली सीट में अंजलि है। अरे सक्सेना किस सोच में पड़े हो भाई? सक्सेना जी ने आस्थाना जी की चुप्पी तोड़ते हुए बोला, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर। सक्सेना, तुम भी कहाँ की फालतू की बातें लेके बैठे हुए हो? अरे जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा उस गांव में। देखना वहाँ का काम बस सेट हो जाए। वहाँ लाइन अप हमें जल्दी से करके अगले हफ्ते मजदूरों को लेकर काम चालू करवाना है। पर सर वो, अरे पर वर कुछ नहीं, मारो गोली सबको। अब सभी शहर से काफ़ी दूर आ गए हैं। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में बढ़ रही है, मानो उसे भी अपनी मंजिल में पहुंचना हो। दोपहर 2 बजे तक वो लोग रावपुर पहुंच गए। कुछ दूर चले कि तभी गांव के मुख्य द्वार, वहां पहुंचते ही राघव जी ने किसी आदमी से फादर डिसूजा के बारे में पूछा तो उस आदमी ने आगे चौराहे से सीधा मुड़ के जाने को कहा। राघव जी ने गाड़ी उसी तरफ बढ़ा ली जहां उस आदमी ने कहा था। आगे एक पुराना चर्च दिखा तो उन्होंने गाड़ी रोक ली। तभी सामने से सफ़ेद लिबास, गले में जीसस क्राइस्ट का लॉकेट और हाथ में एक किताब लिए फादर डिसूजा दिखे। ओह हेलो मिस्टर राघव, वेलकम टू रावपुर। आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई? राघव जी ने कहा। ओह नॉट एट ऑल फादर। राघव जी अपने साथ आए हुए सक्सेना जी और अंजलि से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तभी पीछे से कोई फादर को आवाज़ देता है, उन्हीं की तरफ आता दिखाई देता है। नज़दीक आने पर वो फादर को पुकारने वाला युवक 22 से 23 साल का गोरा चिट्टा लड़का, बेहद खूबसूरत सा नौजवान, जिसे फादर ने सबसे मिलवाया। फादर ने कहा, मीट माय बॉय थॉमस, ये बचपन से हमारे साथ रहता है। इसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में चल बसे, तब से हम इसको पाल पोस के बड़ा किए हैं। राघव जी ने उस युवक से हैंडशेक किया। अंजलि ने भी उसे हाय कहा। अंजलि और थॉमस को एक बार को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो गया। तभी फादर ने सभी को गेस्ट हाउस में लेकर गए। चाय नाश्ता कर राघव जी ने चर्च देखने चल दिए, पर सक्सेना जी ने बहाना मारकर वहीं रुक गए। फादर के साथ राघव जी और अंजलि भी थे। तभी पीछे से थॉमस भी आ गया। तभी साथ थे थॉमस चोरी नज़रों से अंजलि को ही देखे जा रहा था। चर्च को देख राघव जी ने कहा, ओके फाइन फादर, यहाँ का काम तो हो जाएगा, अगले हफ्ते हम फिर आते हैं।
उसके बाद काम चालू करते हैं। तभी राघव जी का फ़ोन बजता है और फ़ोन करने वाला कोई और नहीं, सक्सेना जी थे। सर चलिए ना यहाँ से, और कितना टाइम लगेगा? राघव सक्सेना जी से बात करते हुए थोड़ा आगे चले जाता है। थॉमस और अंजलि साथ में ही थे। थॉमस और अंजलि की नज़रें एक बार फिर मिली और अंजलि हल्की सी मुस्कान देकर नीचे नज़रें झुका लेती है। उसका शर्माता हुआ चेहरा देख थॉमस ने पूछा, मिस अंजलि, क्या हुआ? आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हैं? अंजलि ने कुछ नहीं में सर हिलाया और बाहर की तरफ को चल पड़ी। पीछे पीछे थॉमस भी आ गया। बाहर आते ही राघव जी अभी भी सक्सेना को समझाते हुए नजर आए। राघव जी ने कहा, अरे सक्सेना तुम फ़ोन रखो यार, बस आ ही गए। अंजलि और राघव गेस्ट हाउस में आकर फादर से बात किए। राघव जी ने कहा, ओके फादर, अब इजाज़त दीजिए, हम अगले हफ्ते ही आएंगे। ओके राघव जी, गॉड ब्लेस यू। राघव जी गाड़ी में सक्सेना जी और अंजलि को बैठने को कहा और अंजलि पिछली सीट में आकर बैठ गई और बाहर खड़े थॉमस को देखकर एक मुस्कान दी। राघव जी फादर से बात करते रहे। तभी मौका देख थॉमस भी कार के पास जहाँ अंजलि बैठी थी वहाँ आकर एक परचली अंजलि जी को दे देता है और एक हल्की सी मुस्कान देकर थोड़ा दूर होकर अंजलि को देखता है। शायद वो प्यार ही है जो थॉमस को अंजलि की तरफ आकर्षित करता है, पर अनजान है इस बात से कि अंजलि उसके बारे में क्या सोचती है। अंजलि थॉमस का दिया पर्चा खोलकर देखती है तो उसमें थॉमस का मोबाइल नंबर था। अंजलि फिर एक मुस्कान देकर उसी नंबर पर एसएमएस करती है और उस एसएमएस में लिखा था, दिस इज़ माय नंबर अंजलि। थॉमस खुश हो जाता है। राघव जी गाड़ी चला देते हैं। अंजलि पीछे पलट पलट के थॉमस को ही देखे जा रही थी और थॉमस अंजलि को। दोनों एक दूसरे को तब तक देखते गए जब तक वो दोनों एक दूसरे से ओझल ना हो गए। शहर पहुंचकर राघव जी घर पर अपनी वाइफ मधु को आवाज़ देने लगे, मधु कहाँ हो तुम? इतने में मधु भी आ गई और आते ही उसने कहा, अरे आ गए आप, इतने लेट कैसे हो गए? और उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? लगभग खुशी से उछलते हुए राघव जी ने मधु को गोद में उठाते हुए कहा, ओ माय डार्लिंग, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और अगले हफ्ते ही हम काम चालू कर देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मधु ने कहा। अच्छा फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर लगाती हूँ। रात 12 बजे राघव मधु को गले लगाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। एक दूसरे की गर्म सांसों को दोनों महसूस करने लगे। राघव मधु के चेहरे को हल्का उठाकर उसके गुलाब से होठों को अपने होठों में मिला देता है। दोनों एक दूसरे से गुंथे चला जाते हैं। राघव जी मधु को बाहों में कस के पकड़ लेते हैं और चुंबनों की बौछार करने लगते हैं। एक दूसरे के वस्त्रों से आज़ाद कर दोनों काम क्रीड़ा में लिप्त हो जाते हैं। उसके उभारों को सहलाते, जभी लिथमों को सहलाते, मधु भी उनका पूरा साथ देती और कुछ देर में दोनों एक गर्म लावा सा महसूस कर बर्फ़ की तरह ठंडे पड़ जाते और एक दूसरे से अलग होते। दोनों के चेहरों में एक अलग सी मुस्कान थी। मधु की आंखें भी बंद थी। अगले दिन मधु और राघव जी नाश्ते के टेबल पर थे। तभी राघव जी का कॉल आया। ऑफिस से सक्सेना जी ने कॉल किया। राघव जी ऑफिस के लिए निकलते हैं और सक्सेना को बुलाते हैं। दोनों हाउसिंग कॉलोनी का जायज़ा लेते हैं और मज़दूरों को अगले हफ्ते रावपुर जाने को बताते हैं। अंजलि अभी भी थॉमस के ख्यालों में खोई हुई थी, कश्मकश में थी। थॉमस को कॉल करे या नहीं, और करे भी तो क्या बात करे। फ़ोन लेकर उसका नंबर डायल करती, फिर कटकर शर्म सी आती। अब उसे इंतज़ार है तो बस अगले हफ्ते का। उधर थॉमस को भी। अंजलि अपने बेड में लेटी हुई थॉमस के ख्यालों में है। अंजलि एक गोरी चिट्टी शहरी काया की एक खूबसूरत युवती है जिसे शायद पहली नज़र में थॉमस से प्यार हो गया है। बस उसी की याद में करवटें बदल रही है। यही हाल उधर थॉमस का भी है, बस अंजलि के ख्यालों में खोया हुआ था। आग दोनों जगह बराबर लगी थी, पर बात करने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। अंजलि थॉमस के ख्याल में खोई हुई थी
कि तभी अचानक से अंजलि का फ़ोन बजने लगा। हड़बड़ाकर अंजलि ने फ़ोन उठाया तो उसके बांचे खिल उठे, क्योंकि फ़ोन थॉमस का था। हेलो। हाय अंजलि, कैसी हो? हाय थॉमस, मैं ठीक हूँ। आप सोए नहीं? नींद आंखों से कोसों दूर है अंजलि, थॉमस ने जवाब दिया। अंजलि चुटकी लेते हुए कहा, तो पास बुला लो, आ जाएगी। थॉमस ने भी एक लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं जी, अभी नहीं आएगी। अंजलि ने कहा, क्यों अभी क्यों नहीं? उसके आने में अभी 1 हफ्ते हैं। थॉमस के कहने का मतलब अंजलि समझ रही थी, पर अंजाम बनकर कहने लगी, उसे भी आपके पास आने की बेसब्री से इंतज़ार है थॉमस जी। जी, ये कैसे कह सकती हैं आप अंजलि? थॉमस चौंकते हुए बोला। तो अंजलि जोर से हंसते हुए कहने लगी, थॉमस जी, अब आपको अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना होगा। इतना कहकर अंजलि मुस्कुरा देती है। नहीं अंजलि, अब इंतज़ार नहीं, प्लीज़ आ जाओ, अब इंतज़ार नहीं होता तुम्हारा। मैं जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हें ही सोचने लगा हूँ। उठते बैठते सोते गाते बस अब तुम हो। लगभग एक ही सांस में थॉमस ने दिल की बात जुबान पर लाकर रख दी। अंजलि ने भी अब अपनी सारी झिझक भूल गई। थॉमस से कहने लगी, सच थॉमस, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ अंजलि, इससे कहीं ज़्यादा। ओ थॉमस, हम ज़रूर मिलेंगे, बस 1 हफ्ते और इंतज़ार कर लो। और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर अंजलि कहती है, रात बहुत हो गई है, अभी आप भी सो जाओ, कल ऑफिस भी जाना है, कल से वहाँ आने की तैयारी भी शुरू हो जाएंगी। ओके अंजलि, गुड नाइट। दोनों फ़ोन रख देते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। इधर राघव भी मधु के साथ बातें कर रहा था और उसे सक्सेना के बारे में वो सारी बातें शेयर कर रहा था जो सक्सेना उस गांव के बारे में कह रहा था। मधु भी कहती है, आप भी एक बार सोच लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस गांव में। सक्सेना जी कुछ भी तो अनाप शनाप तो नहीं कहेंगे। अरे मधु, तुम भी खामखा कुछ भी सोचने लगती हो। अब छोड़ो वो सब फालतू की बातें। और राघव जी मधु के होठों पर किस करने लगते हैं और फिर से दोनों अपने अंदर की गर्म ज्वालामुखी को बुझाते हैं। अगली सुबह 9 बजे राघव जी ऑफिस में हैं और अंजलि उनके कैबिन में फ़ाइल लिए एंट्री होती है। राघव जी ने कहा, अंजलि, तुम और सक्सेना उस रावपुर के चर्च के नक्शे को ध्यान से रीड करो, क्योंकि कुछ दिन बाद वहाँ का काम शुरू हो जाएगा और फिर मज़दूरों को भी समझाना होगा कि किस तरह वहाँ काम करना है। और हाँ, तुम फादर डिसूजा को कॉल करो और उनसे मज़दूरों को ठहर करने की कह दो। और हमारे लिए जो गेस्ट हाउस में सारी तैयारियां थी, क्योंकि हमें वहाँ तब तक रुकना होगा जब तक उस चर्च का काम कंप्लीट ना हो जाए। मेरे साथ मधु भी चलेगी, तो उसका भी इंतज़ाम करना होगा। ओके सर, मैं अभी कॉल करके पूछ लेती हूँ। कुछ देर बाद अंजलि राघव जी के कैबिन से बाहर आती है। सर, मैंने फादर से बात कर लिया है और उन्होंने यहाँ की सारी व्यवस्था करवा दी है, आप टेंशन ना लें। इसी तरह वो दिन भी आ जाता है। राघव जी, मधु और अंजलि और सक्सेना वहाँ पहुँच जाते हैं और सक्सेना जी मज़दूरों को लेकर पहले ही रवाना हो चुके हैं। राघव मज़दूरों को लेकर चर्च में दाखिल होते हैं और मज़दूरों द्वारा काम भी चालू हो जाता है। फादर डिसूजा, अंजलि और सक्सेना जी अब सब यहीं हैं। तभी एक मज़दूर आकर राघव जी को बताता है, सर, जहाँ हमें गेट बनाना है वहाँ बीचों बीच एक कब्र है, जिसे हमें वहाँ से कहीं और शिफ्ट करना होगा, वरना रास्ता नहीं बनेगा। ओह, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? हटाने की तैयारी करो ना यार। फादर चौंकते हुए, क्या? नहीं, ऐसा अनर्थ मत करना, उस कब्र को मत छेड़ना, नहीं तो आफत आ जाएगी, उसका कहर हम सब पर नाजिल हो जाएगा। राघव जी, आप कोई और रास्ता बना दीजिए, कहिए तो दूसरी जगह से बना लीजिए। क्या फादर, आप भी इतने जानकार होकर भी आप इन सब बातों पर यकीन करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं, राघव ने फादर से कहा। नहीं राघव जी, वो कब्र जिसकी है वो एक खतरनाक डायन की है, जिसे आज से 250 साल पहले यहाँ के एक फादर लॉरेंस ने अपने तंत्र विद्या से कैद कर यहीं कंपाउंड में दफन किया था।
अगर उसकी कब्र यहाँ से हटाई गई तो समझ लीजिए आफत हम सब पर आ जाएगी, कोई नहीं बचेगा। ऐसा क्या है फादर, मुझे बताइए, राघव ने कहा। अब बात फ्लैशबैक में जाती है। आदर्श जी, बात 250 साल पुरानी है। ये गांव उस वक्त छोटा सा हुआ करता था। हमने तो अपने बुजुर्गों से सुनी है और उन्होंने अपने बुजुर्गों से। उस ज़माने में एक राजा हुआ करता था, मोहकदत्त। मोहकदत्त एक बहुत ही अच्छा राजा था और बहुत ही नेक था। वो अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही न्यायप्रिय था। उसका एक छोटा भाई था, राजदत्त, जो उसके विपरीत था, जालिम और अय्याश किस्म का। औरतों की इज्जत से खेलना उसका पेशा नहीं, शौक था। ये बात जब मोहकदत्त को मालूम हुई तो उसे गांव से हुक्का पानी बंद कर दिया गया और गांव से बाहर निकाल दिया गया। राजदत्त अपनी आदतों से बाज नहीं आया और एक रात गांव में चोरी छुपे घुस गया। एक 27 साल की लड़की जो अपने घर के पीछे खेतों में लघुशंका के लिए निकली थी, उसने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया और रात भर उसकी इज्जत लूटता रहा और फिर उसके दोनों स्तन काटकर उसे वहीं छोड़ गया, जिसे वहाँ के जानवर नोच नोच के खा गए। अगले दिन उस लड़की की खोज शुरू हुई, पर उस लड़की का अता पता नहीं चला। फिर 2-4 दिन बाद एक औरत घबराई हुई भागते भागते गांव में आई और गांव के बाहर जंगल में एक सड़ी गली लाश के बारे में उसने बताया। पूरा गांव उस ओर भागा। लाश पूरी तरह से खराब हो गई थी। लड़की के घर वालों को सूचित किया गया। सभी रोते बिलखते उसकी लाश को गांव में ले आए। कुछ दिन सब कुछ ठीक था, पर अचानक राजदत्त दोबारा उस गांव में घुस गया और किसी और औरत को तलाशने लगा, पर काफ़ी देर तक कोई हाथ नहीं लगा। तो वो वापस जाने को हुआ तो उसे कुछ आहट सुनाई दी, तो पलट कर देखा तो कोई युवती जंगल की तरफ जा रही थी। राजदत्त सोचता है, इतनी रात गई ये कौन है जो सुनसान जंगल की तरफ जा रही है। ये सोच वो उसी युवती के पीछे हौलाता है। अभी कुछ दूरी चला था कि यो युवती पलट के राजदत्त को देखती है, पर दोनों की दूरी ज़्यादा होने की वजह से और अंधेरे की वजह से राजदत्त कुछ समझ नहीं पाता और उसके करीब जाने लगता है। वो युवती चले जा रही है और पीछे राजदत्त अपनी हवस की भूख लिए उसके पीछे है। जंगल के बीचों बीच युवती को खड़ा देख राजदत्त उसके ठीक पीछे खड़ा हो जाता है और एक वहशी की तरह उस पर झपटने लगता है। तभी युवती पलटती है, जिसे देख राजदत्त का जैसे दिल बाहर आ जाता है। राजदत्त जिसके पीछे आया था वो एक भयानक डायन थी, जो ठीक राजदत्त के सामने खड़ी थी। भयानक शक्ल की, बाल ज़मीन तक लंबे, चेहरा कटा फटा हुआ जिससे खून रिस रहा था, पूरा सफ़ेद चेहरा, दांत बाहर की तरफ झुकले हुए थे और उसके दोनों स्तन कटे हुए थे। घुर्राते हुए वो राजदत्त के सामने आई और राजदत्त को काटो तो खून नहीं, हगलाते हुए कौन कौन हो तुम? उस डायन ने कहा, तेरी मौत। म, मुझे क्यों लेकिन? एक भयानक सी हंसी के साथ डायन कहती है, भूल गया मुझे जब तू मेरी इज्जत को तार तार किया और मुझे मार डाला। आज तू मरेगा, मरेगा तू। उस डायन की आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं और फिर नुकीले नाखून से उसने राजदत्त के गले में घुसाकर उसे मारने लगती है। उसके इस वार से खून का फव्वारा निकल पड़ा। फिर दूसरा वार उसके पेट में, जिससे उसका पेट पूरी तरह से कट गया और उसकी आंतड़ियों को वो डायन खाने लगती है। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग को छत पर लाश मिलती है। लाश इतनी गंदी थी कि पहचान में नहीं आती और उसके बाद शुरू हुआ उस गांव में मौत का तांडव। हर रात किसी का जानवर मरता या कोई इंसान। गांव में दहशत फैल गई। ये बात राजा को पता चल गई तो उन्होंने उसी गांव के चर्च के फादर लॉरेंस को बुलवाया और एक खास अनुष्ठान कर उस डायन को कैद कर उसी चर्च में दफनाया गया और सख्त हिदायत दी गई कि कुछ भी हो जाए इस कब्र से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो यहाँ कैद है। फादर की ये सारी बात सुनकर राघव ने फादर से कहा, आप बेफिक्र रहें, हम उस कब्र से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
बस इसे इसी कंपाउंड में महफूज दफना देंगे। फादर ना चाहते हुए भी राघव की बात मान लेते हैं। सारे मजदूर राघव जी के नेतृत्व में काम संभालते हैं और पहले कब्र की खुदाई होती है। कब्र के अंदर एक ताबूत है जिसे मोटे मोटे जंजीरों से बांधा गया है और उसे आराम से निकालते हैं और उठाने को होते हैं कि तभी गांव के कुछ लोग भागे भागे आते हैं और इस काम को यहीं रोकने को कहते हैं। गांव के लोग कहने लगते हैं, ये नर्थ मत कीजिए साहब, वो चुड़ैल अगर फिर से जाग जाएगी तो महाप्रलय आ जाएगी। जो जहाँ है उसे वैसे ही रहने दीजिए और अपना काम कर लीजिए। पर राघव जी ने सभी को सांत्वना देते हुए कहा, आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं आपको और आपके गांव को कुछ भी नहीं होने दूंगा। गांव के लोग आगे कुछ नहीं कहते और डरते हुए वापस चले जाते हैं। इधर कुछ मजदूर उस ताबूत को उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अचानक ताबूत एक मजदूर के हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है और ताबूत खुलता है और एक धुएं का गुब्बार उस ताबूत से निकलता है, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग की चीख निकल जाती है। उस ताबूत के अंदर लाश को देख राघव जी कहते हैं, आई कांट बिलीव दिस, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लाश तो 250 साल पुरानी है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे अभी दफनाया गया हो। अंजलि डर से बेहोश हो जाती है और मधु भी आश्चर्यचकित हो जाती है और राघव के पीछे छुप जाती है। लेकिन मौका देख फादर होली वाटर उस लाश में छिड़क देते हैं और जल्दी से बंद करवा के एक महफूज जगह में रखवा देते हैं और मजदूर भी हड़बड़ी में उस ताबूत को हल्का खुला छोड़कर वापस चले जाते हैं। रात 11 बजे इधर गांव में शुरू होने लगता है मौत का तांडव। गांव से अब लोग गायब होने लगते हैं और दूर कहीं किसी की लाश छतविछल हाल में मिलती है। अब तक गांव में एक सन्नाटा है। उसी सन्नाटे में अंजलि और थॉमस की मुलाकात होती है। आज वो दोनों खुश हैं। दोनों बातों में इतना खो जाते हैं कि वक्त का तगाजा दोनों को नहीं मिलता। ओ अंजलि, मुझे इस दिन का कब से इंतज़ार था। हाँ थॉमस, आई लव यू एंड आई कांट लिव विदाउट यू। मी टू है थॉमस। और अंजलि थॉमस को किस करती है और दोनों गले मिल जाते हैं। अब दोनों के बीच में जिस्म का खेल होता है। कभी कोई किसी के चेहरे को सिलाता है तो कभी नितंबों को सहलाता है। अंजलि भी उसके किए का ठीक वैसा जवाब बखूबी देती है। काम क्रीड़ा में लिप्त होने वाली ये दो जिस्म एक जान। इसी दौरान हल्की सी चीख अंजलि की निकली और कुछ देर में एक गर्म लावा दोनों में महसूस हुआ और फिर शांत पड़ गए। रात 1 बजे। अंजलि, अब चलो, मैं तुम्हें गेस्ट हाउस छोड़ देता हूँ, रात काफ़ी हो गई है। थॉमस अंजलि को गेस्ट हाउस में छोड़ वापस अपने घर की तरफ निकलता है। कुछ दूर चलने पर थॉमस को अंजलि की आवाज़ आती है, थॉमस, थॉमस रुक जाओ। थॉमस मन में कहता है, अंजलि ये इस वक्त यहाँ? थॉमस पलट कर देखता है तो अंजलि सामने ही खड़ी है और उसे देख मुस्कुरा रही है। अरे अंजलि, क्या हुआ? तुम्हें इस वक्त तुम गेस्ट हाउस में होना चाहिए था, जाओ सो जाओ। अंजलि उसके करीब आती है और थॉमस उसका हाथ पकड़ता है। अरे ये क्या अंजलि, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे कैसे? अंजलि उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है। थॉमस जैसे ही लिली को अपनी तरह घूमता है, ये देख थॉमस की चीख निकल जाती है, अंजलि, अंजलि तुम नहीं हो, कोई और है। अंजलि, अंजलि के रूप में वो भयानक डायन, वो चुड़ैल थी जिसके शक्ल पूरी तरह सफ़ेद मानो खून ही ना हो जिसमें, और कटा फटा निशान, बाल सफ़ेद, चेहरे पर झुर्रियाँ, दांत नुकीले और नाखून लंबे। उस चुड़ैल के जिस्म में निकलती वो भयानक बदबू। थॉमस भागने को होता है पर पैर ज़मीन से चिपक गए थे, हिल भी नहीं पा रहा था वो। चुड़ैल का भयानक रूप और गुर्राहट जिसे किसी का भी दिल कांप जाए, एक बार थॉमस के पेट में, और थॉमस का पेट पूरी तरह से फट जाता है, और दूसरा बार गले में अपने नाखूनों से करती है जिससे खून का फव्वारा निकल पड़ता है। थॉमस की आखिरी चीख और थॉमस वहीं मारा जाता है। अगली सुबह 8 बजे गांव का एक आदमी बदआवाज सा चिल्लाता हुआ गांव में आता है, मार दिया, मार दिया, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, वो मार देगी सबको।
गांव में लोग इकट्ठा होने लगते हैं। अब राघव भी, सक्सेना जी और फादर जी भी वहां आ जाते हैं। अरे भाई क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? और कौन किसको मार दिया? कौन मार डालेगा? अरे साफ साफ बताओ। वो आदमी कुछ नॉर्मल होता है और बताता है, साहब वो गांव के बाहर वो लाश लाश। राघव कहता है, क्या? किसकी लाश? उस आदमी ने बताया, थॉमस थॉमस। क्या हुआ? थॉमस को क्या हुआ? फादर घबराते हुए पूछते हैं। तो उस आदमी ने डरते हुए बताया, वो वो थॉमस की लाश वहां गांव के बाहर जंगल में पड़ी है। इतना सुन सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फादर वहीं गश खाने को होते हैं तो राघव जी उन्हें संभालते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? थॉमस की लाश? हाँ साहब, चलिए मेरे साथ। सबके सब उस आदमी के पीछे चल देते हैं। वहां सचमुच थॉमस की लाश थी, जिसे देख अंजलि जोर से चीखती है। लाश बुरी हालत में थी, जिसकी आंखें तक नोच ली गई थी, पेट खुला हुआ था और आंतड़ियां बाहर निकली हुई फटी हुई थी। अब भी उसमें खून निकल रहा था। ये देख सब सकते में आ जाते हैं। पुलिस को सक्सेना जी इन्फॉर्म करते हैं और बॉडी का पंचनामा कर फादर को सौंप देते हैं। और पुलिस इस मर्डर का राज जानने सबसे पूछताछ करती है, पर सुराग कुछ नहीं मिलता। 2 हवलदारों को सादे कपड़ों में वही तैनात कर दिया जाता है। गांव के लोग इतने दर्दनाक हादसे के बाद डरे हुए हैं। रात 11 बजे सारा गांव सन्नाटे में है और बाहर कुत्तों के रोने की आवाज़ और उल्लुओं के भयानक आवाज़ दिल दहलाने में काफ़ी थी। राघव जी, मधु जी, सक्सेना जी और अंजलि और फादर गेस्ट हाउस में हैं। अंजलि का तो रो रो के बुरा हाल है। सभी लोग अंजलि और फादर को दिलासा दे रहे हैं। आगे क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था, लेकिन फिर फादर डिसाइड करते हैं कि अब इस चर्च में और काम आगे नहीं होगा और उसे जो ये काम कर रही है, चाहे फादर की जान ही क्यों ना चली जाए, उसे वो कंट्रोल करके रहेंगे। इसके लिए फादर अपने दोस्त एंथनी से बात करते हैं। एंथनी शहर में एक काफ़ी प्रचलित फादर थे, जिन्हें काफ़ी विद्या थी पोजेस करने की। तो वो भी अपने दोस्त का लिफाफा पढ़कर तुरंत रावपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने दोस्त से मिलते हैं और डिसूजा को गले लगा लेते हैं। डिसूजा का रो रो के बुरा हाल था, तो वो भी उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं, मैंने इसके बारे में सब जान लिया है और मेरे पास इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है। फादर पूछते हैं, लेकिन वो क्या एंथनी? मैं किसी भी तरह द डेविल एनकोलॉजी को लाना पड़ेगा। डेविल एनकोलॉजी एक बुक है जिसमें प्रेतों को काबू करने के उद्यानों का सबयोग बताया गया है, जिससे बड़े से बड़े प्रेत को काबू करा जा सकता है। लेकिन उसके तरीकों को प्रक्रिया में लाने के लिए कई लोगों की बलि चढ़ जाती है, क्योंकि उसमें प्रेत अनियोग हो जाते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं, जिससे प्रेतों पे काबू करना बहुत मुश्किल होता है। इसे काफ़ी सावधानी तरीके से करना पड़ेगा और याद रहे, उस ताबूत के पास कोई और नहीं होना चाहिए। उस समय एक चिड़िया का भी पर भी नहीं होना चाहिए वहाँ पर। ये बात वहाँ पर सबको ढंग से समझा दी जाती है। उसके बाद इस प्रक्रिया को अगली रात 2:30 बजे करा जाता है, जिसमें सब वहाँ पर खड़े होते हैं सिवाय अंजलि के, क्योंकि अंजलि काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। और राघव, सक्सेना, मधु और काफ़ी गांव वाले मशाल लेके वहाँ खड़े थे। और फादर डिसूजा और फादर एंथनी दोनों साथ में थे, उस चर्च के बिल्कुल नज़दीक। उस ताबूत के पास सारे गोला बनाकर खड़े थे। कोई गांव वाला वहाँ पर हनुमान चालीसा गा रहा था, तो कोई अल्लाह की फरियाद कर रहा था और कोई बाइबल के वर्स पढ़ रहा था। लेकिन कुल मिला के सब उस डायन से बचना चाहते थे, क्योंकि काफ़ी लोगों के करीबी को वो डायन बेमौत मार चुकी है। तभी एंथनी कहते हैं, डिसूजा तैयार हो? क्या लगता है हो पाएगा? डिसूजा कहते हैं, प्रेत से आज़ाद होने के लिए प्रेत की मदद ले रहे हैं, अब देखते हैं
सारी बातें जीसस क्राइस्ट पर है, वही बचाएंगे। फिर एंथनी पढ़ना चालू करते हैं और धीरे धीरे एक लहर बन जाती है उस ताबूत के चारों तरफ, जिसमें काफ़ी भयानक हंसी की आवाज़ आ रही थी। ऐसी आंधी जो साफ साफ किसी सफ़ेद रंग के बवंडर में तब्दील हो रही थी, जिसमें हम साफ साफ कई बुंडियाँ देख पा रहे थे जो ताबूत के चारों ओर घूम रही थी किसी बवंडर की तरह। एंथनी और हमारे डिसूजा जी दोनों के दोनों उस डेविल बाइबल में से बरस पड़े जा रहे थे, जिसके बाद डिसूजा को अपने पैरों के पास किसी के हाथ होने का एहसास हुआ। तो उन्होंने नीचे देखा तो देखा उनके पैरों के नीचे एक सर उनकी तरफ देखकर हंस रहा है और काफ़ी भयानक चेहरा बनाया हुआ है, और ये कोई और नहीं, उनका बेटा था थॉमस, जिसने उनकी टांगों को पकड़कर उसी बवंडर में खींच लिया और वो उसी बवंडर में घूमने लगे, जिसमें हमें साफ साफ दिख रहा था कि उन्हें कई सारे प्रेत मिलकर खा रहे थे। और साथ में उसी बवंडर में हमें वो डायन भी दिख रही थी, जिसे भी काफ़ी सारे प्रेतों ने पकड़ रखा है। वो निकलने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहकर भी निकल नहीं पा रही थी। एंथनी सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। वो बोलते रहे। तभी वो बवंडर एक बड़ा आकार लेकर उस ताबूत में समीप होकर समझा गया, जिसके बाद वो ताबूत बंद हो गया। एंथनी बैठकर खून की उल्टी कर रहे थे। सभी गांव वालों ने उन्हें संभाला और सब गांव वाले मान चुके थे कि अब वो फादर को खो चुके हैं। लेकिन तभी एंथनी ने कहा, ध्यान रहे, इस ताबूत को एक ऐसी जगह गाड़ो जहाँ पर कभी कब्रिस्तान हुआ करता था, और ध्यान रखना इसे 600 मीटर नीचे गाड़ना है, क्योंकि ऐसा बुक में लिखा था, जिससे रेगुलेशन कम होगा। इसके बाद फादर बेहोश हो गए। फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद से गांव पूरी तरह से सही हो गया और नया चर्च भी बन गया, जिसके पास ही फादर डिसूजा की एक बड़ी सी मूर्ति बनाई गई उनकी याद में। दोस्तों, ये जो कहानी थी एक मनगढ़ंत कहानी है, और मैं इसके लिए क्रेडिट देना चाहूँगा मंजर रहीम जी को, जिनसे इंस्पायर होकर मैंने एक कहानी बोली है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।